अरे इसी क्वेश्चन को लिख लो। क्या लिखा है? देखो क्या क्वेश्चन बोला था हमने, ये वीडियो इंटरप्ट हो गई थी ना। हाँ, a charge of 3 coulomb is moved from a point A to B, है ना। कैलकुलेट बाय द फोर्स ऑफ बाय द वर्क ऑफ, फिर से बोल रहा हूँ, a charge of 3 coulomb is moved from point A to B by a work done of 27 joule. कैलकुलेट नंबर वन डाल दीजिए, कैलकुलेट पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द पॉइंट्स। नंबर 2, if the point A is at 2 volt, calculate the potential of point B। कर लिया? बहुत होशियार हो यार तुम लोग, है ना। चलो करते हैं, चलो देखो इधर। ओ भाई साहब देखो इधर, पहले क्या दिया है? चार्ज दिया है, कितना चार्ज दिया है? 3 कूलम। वर्क कितना दिया है? 27 जूल। और तुम्हें नंबर 1 पे निकालना पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस होता क्या है? VB माइनस VA, मतलब कह रहा है एक पॉइंट A से एक पॉइंट B तक कोई चार्ज जा रहा है। क्यों चार्ज जा रहा है? वही 3 कूलम जा रहा है। उसको करने के लिए कितना वर्क करना पड़ रहा है? 27। तो फॉर्मूला क्या होता पोटेंशियल डिफरेंस का? फॉर्मूला VB माइनस VA WA टू B डिवाइड बाई Q नॉट। Q नॉट कितना दिया है? अच्छा, इसको मैं पोटेंशियल डिफरेंस बोल सकता हूँ क्या? ये डेल्टा V लिख सकता हूँ? किसका? A और B का लिख सकता हूँ ना। पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल टू ये कितना हो गया? 27/3 कट गया। पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन A B कितना निकल के आ गया? 9 वोल्ट। अच्छा, पोटेंशियल डिफरेंस की भी यूनिट कितनी होगी? वोल्ट, क्योंकि W/Q जूल पर कूलम ही आ रहा है। बात समझे? आप सेकंड पॉइंट में क्या कहा गया है? अच्छा, सेकंड पॉइंट में क्या कहा गया है? VA कितने वोल्ट पर है? 2 वोल्ट पर। तो VB कितना होगा? अच्छा, डेल्टा VAB का मतलब क्या है? डेल्टा VB का मतलब VB माइनस VA, अभी बताया था ना। कितना निकल के आया था? 9 वोल्ट। तो B का निकालना है, तो B का हमें निकालना है। A का कितना बताया हमको? 2 वोल्ट दिया है ना क्वेश्चन में, और डिवाइड बाई 9। तो VB बराबर 9 प्लस 2 कितना आया? 11 वोल्ट। कौन साथ बोल रहा था? देखो इधर, ठीक है। कह रहा आज तो आया नहीं है। देखो इधर, इतना समझ आ गई? पक्का सभी लोगों को आगे बढ़े? क्या तुम लोग मजाक कर रहे हो आपस में? हाँ, कैसा लगेगा ये वीडियो तुम लोग की बाद में देखी जाएगी। कहीं कितने शरारती बच्चे पढ़ाते हैं ये। देखो इधर, अभी मैं लास्ट में वीडियो में सबको दिखाऊंगा अभी कौन कौन चेहरा पहचान ले पब्लिक, है ना, कि यही बच्चे हैं। देखो इधर, अब देखो हम लोग अपन पढ़ लिए करंट, कर लिए पोटेंशियल। अब इन दोनों में करते हैं रिलेशन, दैट इज ओम्स लॉ। क्या चीज? ओम्स लॉ। ओम्स लॉ क्या है बेटा? सभी ने जान रखा है। ओम्स लॉ का एक प्यारा सा स्टेटमेंट है। क्या है? ओम्स लॉ का एक प्यारा सा स्टेटमेंट है। क्या? अगर किसी भी कंडक्टर की फिजिकल स्टेट्स को ना छेड़ा जाए मतलब कौन कौन? लालटेन, याद आया? लालटेन का मतलब ऐसे लिख लेते हैं क्या? लालटेन मतलब लेंथ, एरिया मतलब क्रॉस सेक्शन एरिया, टेम्परेचर और नेचर, ये चीजों को ना छेड़ा जाए तो किसी भी कंडक्टर में जो करंट फ्लो करती है ना, वो उसके एंड के पोटेंशियल डिफरेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। तो ये लिख के बताऊं कि बोल के बताऊं? स्टेटमेंट, इफ द फिजिकल फैक्टर, इसको फिजिकल फैक्टर्स बोलते हैं, इफ द फिजिकल फैक्टर्स ऑफ एनी कंडक्टर रिमेन्स अनचेंज देन द करंट फ्लोइंग थ्रू दैट कंडक्टर is directly proportional to the potential difference across the ends of conductor। बात है, जैसे अगर मैं एक सर्किट बना दूं, थोड़ी देर के लिए क्या बना दूं? सर्किट बना दूं। ये सर्किट है ना। अभी मैं इस सर्किट में यहाँ पर थोड़ा सा ये बना रहा हूँ, अभी इसका मतलब बताऊंगा क्या होता है, ठीक है। अभी ऐसे जान लो, ठीक है। और इसमें मैंने लगा दी एक बैटरिया, एक स्विच। तो इसमें ये कंडक्टर है A और ये है, ये पूरा कंडक्टर का नाम, कंडक्टर क्या है? ये पूरी कंडक्टर है AB। अच्छा, कंडक्टर में ये उबड़ खाबड़ आपने ये ब्रेकर टाइप का क्यों बनाया? इसको बोलते हैं रेजिस्टेंस। ऐसा नहीं कि वहाँ रेजिस्टेंस लगाया है, हर वायर के अंदर अपना एक रेजिस्टेंस होता है। इवन दो हम अपनी हथेली को से भी अगर किसी चीज को पकड़ लें तो वो भी करंट को कुछ ना कुछ फ्लो को रोकेगी, और फ्लो को रोकने वाली प्रॉपर्टी, करंट के फ्लो को रोकने वाली, अपोज करने वाली प्रॉपर्टी, उसको बोलते हैं
रेजिस्टेंस, यानी इस कंडक्टर में जब करंट चलेगी तो ये कंडक्टर उसको कुछ क्या करेगा, स्लो डाउन करेगा। इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं रेजिस्टेंस। तो अगर यहाँ करंट फ्लो हो रही है आई, तो इसके अक्रॉस कुछ ना कुछ पोटेंशियल डिफरेंस होगा। पोटेंशियल करंट का फ्लो करती है जब एक पोटेंशियल हाई हो और दूसरा लो, तो कुछ ना कुछ डिफरेंस होगा ना। बिना डिफरेंस के कभी करंट फ्लो कर पाएगी? याद रखना, जब पोटेंशियल डिफरेंस जीरो होगा, जब पोटेंशियल डिफरेंस जीरो होगा तो वर्क डन कितना हो जाएगा, जीरो। तो करंट इधर से उधर नहीं जा पाएगी, ये बात हमेशा रट लो, ठीक है। कभी दो पॉइंट का पोटेंशियल सेम हो तो उसमें कभी भी, उस ब्रांच में कभी भी करंट फ्लो हो ही नहीं सकता, उस ब्रांच में कभी करंट फ्लो हो ही नहीं सकता। ये बात रट लो, 12th में बहुत काम देने वाली है, पूरा पूरा एक चैप्टर निपट जाता है इस बात से, समझे? इतनी बात समझ में आ गई? पक्का? तो अगर इस पॉइंट का पोटेंशियल डिफरेंस कुछ होगा तभी तो करंट फ्लो करेगी। जैसे जैसे हम करंट की वैल्यू बढ़ाएंगे 1 एम्पियर, 2 एम्पियर, 3 एम्पियर, वैसे वैसे क्या करेगी, पोटेंशियल डिफरेंस भी बढ़ेगा, पोटेंशियल डिफरेंस भी बढ़ेगा। जैसे अभी 1 एम्पियर है तो इन दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस मान लो ये 10 वोल्ट है, ये 2 वोल्ट है, 10 वोल्ट, ऐसे मान लो ये 10 वोल्ट है, 2 वोल्ट, हाई से लो है, ये 10 वोल्ट है, 2 वोल्ट, तो कितना डिफरेंस आया, 8 का। अगर करंट को हमने डबल कर दिया तो डिफरेंस भी कितना हो जाएगा, डबल, मतलब 8 की जगह 16 वोल्ट का डिफरेंस। मतलब इधर का थोड़ा वोल्टेज बढ़ जाए, मतलब हो सकता है बढ़ जाए, या हो सकता है इधर का वोल्टेज बढ़ जाए बहुत ज़्यादा, तो हो सकता है कितना डिफरेंस आ जाए, 16 का डिफरेंस हो जाएगा। मतलब अच्छा, तुम इसका डिफरेंस नापोगे कैसे, पोटेंशियल डिफरेंस? तुम करंट को नापोगे कैसे? करंट को नापने के लिए हम यहाँ लगाएंगे बेटा अमीटर, और अमीटर इज ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज कॉम्बिनेशन, ठीक है। अमीटर को लगाएंगे यहाँ पर और वोल्ट मीटर को लगाएंगे इन दोनों पॉइंट के पैरेलल में, ताकि वो इस कंडक्टर में पोटेंशियल ड्रॉप को यहाँ मेजर कर ले। अच्छा, करंट को तुम बदलोगे कैसे? करंट को तुम बदलो कैसे? 2 तरीके, या तो बार बार बैटरी बदलो, सुनो सुनो, ओह, या तो बार बार तुम बैटरी बदलो, 5 वोल्ट की जगह 10 वोल्ट की बैटरी लगा दो, या एक सिंपल सा तरीका है तुम ये लगा दो, इसे क्या बोलते हैं बेटा, रियोस्टेट। क्या बोलते हैं? RHEOSTAT, रियोस्टेट। रियोस्टेट का मतलब होता है करंट कंट्रोलिंग डिवाइस, ये धीरे धीरे करंट को कंट्रोल करती है, बढ़ाना या घटाना, ठीक है। तो इसमें जो करंट फ्लो कर रही है बेटा, इसमें जो करंट फ्लो कर रही है, धीरे धीरे आएंगे। अभी हम एमीटर और वोल्ट मीटर को क्लियरली समझाएंगे, पूरा परेशान ना हो, ठीक है। पहले भी हमारा टारगेट क्या है, ओम्स लॉ को समझना, ठीक है, परेशान ना हो। कल एक क्वेश्चन मैंने साथ भेजा था तुम लोग को व्हाट्सएप पे, उसमें एमीटर और वोल्ट मीटर का सही कॉम्बिनेशन लगाना था, ठीक है, समझोगे। देखो इधर क्या लिखा, I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V। जो यहाँ पर रीडिंग मिलेगी और जो यहाँ की रीडिंग होगी, जैसे जैसे इस रीडिंग को बढ़ाओगे, वो कब बढ़ेगी, जब करंट बढ़ाओगे। वो क्या बढ़ोगे, करंट बढ़ाओगे, तो इसकी रीडिंग बढ़ेगी, तो ऑटोमेटिक इसकी भी रीडिंग बढ़ेगी। तो इसे बोलते हैं क्या, ओम्स लॉ। क्या इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ बच्चा पार्टी, I बढ़ाने से V बढ़ता है या V बढ़ाने से I बढ़ता है। जैसे प्रोपोर्शनलिटी हटेगी एक कांस्टेंट, जस्ट सपोज वो कांस्टेंट क्या है तुम्हारा, K, लेकिन यहाँ K की जगह हम लगाते हैं क्या, R, तो V बराबर क्या निकला, IR, वेयर R इज अ प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, क्योंकि वो प्रोपोर्शनल साइन हटाने पे आया है। और इसे हर प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट को कुछ बोलते हैं, कॉल्ड, यहाँ इसे क्या बोलेंगे, रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर। रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर मतलब उस कंडक्टर का क्या बोलते हैं, इसको रेजिस्टेंस बोलते हैं। उस कंडक्टर का क्या बोलते हैं, इसको रेजिस्टेंस बोलते हैं। तो यहाँ से R का वैल्यू क्या आ जाएगा, R बराबर V अपॉन I। देखो ओम्स लॉ को एक तरीके से और डिफाइन कर सकते हो, क्या है ये, पोटेंशियल डिफरेंस, कहाँ का, एंड्स का। ये क्या है, करंट, कहाँ की, जो कंडक्टर में फ्लो हो रही है। तो ये क्या हो गया उन दोनों का रेशियो, द रेशियो ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एंड्स ऑफ कंडक्टर टू द करंट फ्लोइंग थ्रू दैट कंडक्टर इज ऑलवेज कांस्टेंट। क्योंकि R क्या है, अभी हमने ऊपर बताया, R क्या है, कांस्टेंट है ना। तो ये भी तुम्हारा ओम्स लॉ ही है कि R जो V और I का रेशियो होता है वो हमेशा कांस्टेंट। V बढ़ाओगे तो I भी बढ़ जाएगा, I बढ़ाओगे तो V बढ़ जाएगा, तो हमेशा दोनों का रेशियो क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। और कांस्टेंट रहने की वजह से ही इसे हम क्या बोल रहे हैं, ओम्स लॉ। लेकिन ये तब हो सकता है जब फिजिकल फैक्टर्स अनचेंज रहे, नहीं तो फिजिकल फैक्टर बदलने से ये वैल्यू बदल जाती है, तो फिर कांस्टेंट नहीं रह पाता। समझ आया, पक्का नोट करो। मैंने क्या बोला, अगर किसी सर्किट में ये वैल्यू सब ये वाली चीजें कांस्टेंट हैं, तुम वहां करंट बढ़ाओगे तो ऑटोमेटिक वोल्टेज भी
पोटेंशियल डिफरेंस भी बढ़ जाएगा, और पोटेंशियल डिफरेंस को घटाओगे तो करंट भी घट जाएगी। इसी ही को कहते हैं क्या, ओम्स लॉ। अगर इसका ग्राफ बनाना चाहे बच्चा पार्टी, ओम्स लॉ का ग्राफ है ना, तो कैसे बनेगा? वेरिफिकेशन कर सकते हो, टेबल बनाओ, शॉर्ट कर दो। देखो बेटा, देखो इधर, ओ इधर, शैतानी नहीं, शैतानी नहीं, शैतानी नहीं, बिल्कुल शैतानी ना करो यार, है ना। अगर मैं इस एक्स एक्सिस पे बेटा वोल्टेज बना रहा हूँ और वाई एक्सिस पे क्या बना रहा हूँ, करंट, क्या तो कुछ करंट यहाँ रखने पे कुछ वोल्टेज मिलेगा। अगर मैं करंट को डबल कर दूँ तो वोल्टेज भी डबल हो जाएगा, है ना। फिर करंट को और बढ़ा दूँ जिस रेट से, वोल्टेज भी उसी रेट से बढ़ जाएगा। तो कैसे मिलेगी तुम्हें एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी। ये स्ट्रेट लाइन क्या शो करेगी, ओम्स लॉ, मतलब I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V। बात समझ आया? कभी भी दो एक्सिस के बीच में स्ट्रेट लाइन बने, समझ लेना ये दोनों आपस में क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। कब? लेकिन जब यहाँ से मामला कैसा रख रहा हो, y बराबर x का टाइप का मामला होगा। देखो जरा, y बराबर mx, मतलब स्ट्रेट लाइन नहीं पढ़ी होगी, छोटे बच्चे हो, 45 वाला मामला हो, ठीक। तो यहाँ पर क्या होगा, R बराबर V अपॉन I, क्या होगा। अच्छा, ओम्स लॉ किस पर वैलिड है, सारे मेटल्स पर। किस पर? मेटल्स पर। जो कंडक्टर्स ओम्स लॉ को फॉलो करते हैं उन्हें बोलते हैं ओमिक कंडक्टर्स। क्या बोलते हैं? और जो नहीं, जैसे एग्जांपल हो गया मेटल, मेटल्स आर ओमिक कंडक्टर। अगर जो नहीं करते हैं उन्हें क्या बोलेंगे, नॉन ओमिक कंडक्टर्स। क्या बोलेंगे, नॉन ओमिक कंडक्टर। जैसे 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 गैसेस ओम्स लॉ को फॉलो, गैसेस भी कंडक्टर होती हैं, अपने अंदर से करंट को पास कर देती हैं, बट दे आर नॉट ओमिक कंडक्टर। कि उस पर करंट बढ़ाओगे तो वोल्टेज बढ़ जाएगा, वो बढ़ेगा। हमने ये नहीं कह रहे वोल्टेज नहीं बढ़ेगा, बढ़ेगा, लेकिन उस रेट से करंट डबल करने तो वोल्टेज डबल नहीं होगा, वो उसका रेट अलग होगा। जैसे डायोड्स, डायोड जानते हो ना, जो इलेक्ट्रॉनिक्स में अब यूज होते हैं, ठीक है। डायोड के लिए भी क्या है तुम्हारा, सेमीकंडक्टर जिन्हें कहते हो, सुना होगा ना। कंडक्टर क्या होते हैं, जो अपने अंदर से करंट को कंडक्ट कर दें। इंसुलेटर क्या होते हैं, जो नहीं करें। सेमीकंडक्टर क्या होते हैं, जो थोड़ा बहुत कर दें, ठीक है। तो सेमीकंडक्टर्स के लिए भी ओम्स लॉ वैलिड नहीं होता। बात समझे? तो सेमीकंडक्टर, गैसेस, डायोड्स आर नॉन ओमिक कंडक्टर्स। तो कंडक्टर्स कितने तरीके के हो गए ओम्स लॉ के बेसिस पर? दो। कौन कौन से? ओमिक और विच होल्ड्स ओम्स लॉ, दैट इज ओमिक कंडक्टर लाइक मेटल्स। विच डू नॉट होल्ड ओम्स लॉ, दैट इज नॉन ओमिक कंडक्टर लाइक गैसेस, डायोड्स, है ना, सेमीकंडक्टर्स, व्हाटएवर। ठीक है, बोलो, समझाया? पक्का? इतनी बात आ गई। अब आगे बढ़े, आगे बढ़े। अब इसके बारे में थोड़ा चर्चा करते हैं, इसके बारे में थोड़ा चर्चा करते हैं। ये ओरिजिन से नहीं जाएगी, समझो। बोलो क्यों? अगर हम ओरिजिन की बात करें तो एट ओरिजिन, ये बहुत बढ़िया सवाल तुमने पूछा। एट ओरिजिन V कितना होगा, I भी कितना होगा, 0। तो अगर हम R की वैल्यू, कांस्टेंट की वैल्यू निकालना चाहें, क्या कांस्टेंट होता है ना, तो 0/0 जो कि डिफाइंड नहीं है, तो उसे कांस्टेंट कैसे करें? 0/0 0 नहीं, डिफाइंड ही नहीं है, ठीक है। तो ओरिजिन से नहीं बनाते हम उसको, सिंपल सा, ठीक है। बात समझ आया? तो चलो, अब एक चीज कुछ बच्चा पूछ रहा था, इसकी साइन क्या होगा। बेटा अमीटर का साइन जिसकी तरफ जो मुंह हो वही वाला साइन लगाओ। ये प्लस का साइन है तो यहाँ भी प्लस लगाओ, और इसके इधर हो जाएगा माइनस। लेकिन वोल्ट मीटर के लिए क्या होता है, अपोजिट मामला होता है। माइनस के लिए यहाँ पर क्या लगाओगे, प्लस, और प्लस के लिए क्या लगाओगे, माइनस। क्योंकि देखो करंट हमेशा हाई टू लो जाती है ना, तो इसलिए देखो हाई से लो जा रहा है, जितना ड्रॉप होगा ये उसे कैलकुलेट कर देगा। बात समझ आया? तो ये वाला मामला सही है। और याद करो, एक क्वेश्चन भी दिया था कि शायद तुम लोग के सैंपल पेपर में भी एक बार आया था ना इस बार में, कि फ्यूज और स्विच लगाने का सही तरीका क्या है ना। तो वो भी आगे हम डिस्कस करते हैं इसमें, ठीक है। हटाएं इसको, चलो इसके बारे में चर्चा करते हैं। दैट इज रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर। क्या चीज? रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर। रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर कराने के बाद उसकी सीरीज और पैरेलल के लिए तुमको पहले हम ब्रेक दे देंगे, परेशान ना हो, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, तुम लोग बोर हो गए, हमें मालूम है, इतना ज़्यादा पढ़ा देते ही। आगे रो पार्टी नहीं है, पार्टी वार्टी ना लो यार। रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर मतलब अभी पढ़ाई शुरू नहीं हुई है और पार्टी चाहिए इनको। तुम रिजल्ट लेके आओ, पार्टी मेरी तरफ से। अरे किस बात की पार्टी? ये वाला लाइट बंद कर दो जरा यार, यहाँ से बहुत ब्राइटनेस ज़्यादा आ रही है। ये एल, हाँ अब ठीक है, ठीक है, ठीक है। बहुत ज़्यादा चमक रहा था मामला, ठीक है। रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर क्या होता है? ये क्या होता है? इधर देखिए, द प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर, और हर प्रॉपर्टी कोई ना कोई काम करती है ना। द प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर
बाई वर्च्यू, जिसकी वजह से, बाई वर्च्यू ऑफ विच इट अपोजेस द फ्लो ऑफ करंट इन एनी कंडक्टर, किसी कंडक्टर में वो फ्लो ऑफ करंट को अपोज करे, मतलब उसे धीमा कर दे। देखो ब्रेकर जैसा बनाते हैं ना, ब्रेकर का काम क्या होता है, बाइक जो चल रही है उसको धीमा कर देना, उसको अपोज करना उसकी स्पीड को, बात समझे। तो इसे हम किससे दिखाते हैं बेटा, इट इज डिनोटेड बाई कैपिटल आर। तो आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चा, V अपॉन आई। अच्छा इसकी दूसरी डेफिनेशन क्या हो सकती है, कोई बच्चा बताएगा, इसकी दूसरी डेफिनेशन क्या हो सकती है रेजिस्टेंस की, सीधे यहां से बन सकती है, रेजिस्टेंस ऑफ एनी कंडक्टर इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस टू द करंट फ्लोइंग थ्रू कंडक्टर। बात कर सकते हो ना, ये क्या होता है पोटेंशियल डिफरेंस, ये होता है करंट, लिख सकते हो ना। अगर मैं यूनिट पूछूं इस बालक से, तो यूनिट क्या होगी, इसकी यूनिट होती है, क्या होती है, वोल्ट, क्या होती है, वोल्ट, और इसकी यूनिट क्या होती है, एम्पियर, वोल्ट पर एम्पियर, इसी को बोलते हैं बेटा क्या, ओम नमः शिवाय, है ओम, क्या ओम, ये ओम बन गया है। ये जेरी के जो बिल जैसा दिख रहा है, ये टॉम एंड जेरी वाला जेरी का बिल नहीं है, ये ओमेगा का सिंबल है, क्या है ये, ओमेगा, ग्रीक लेटर होता है ओमेगा, ये ओमेगा का सिंबल है, और यहाँ ये ओमेगा का सिंबल क्या डिनोट कर रहा है, ओम, क्या, यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस, यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस। समझ में आया, जल्दी से इसको नोट कर लो और ब्रेक। अब इसके बाद भी एक चीज है, अच्छा इसको डिनोट कैसे करते हैं, वो सर्किट सिंबल क्या है इसका, ओ भाई साहब, सर्किट सिंबल कैसा होगा इसका, किसी सर्किट में अगर कैसे पहचानेंगे, बैटरी पहचानने का तरीका समझ में आता है ना, बैटरी बड़ी छोटी लाइनें लगी होती हैं खूब सारी, तो बैटरी हो जाता है, बल्ब का सिंबल बल्ब जैसा बन जाता है, स्विच का सिंबल भी समझ में आता है, स्विच कैसे बनती है, या तो ऐसे लगेगी या तो ऐसे लगेगी, स्विच भी समझ लेते हैं, लेकिन रेजिस्टेंस को कैसे समझेंगे, अगर किसी सर्किट में ऐसे ब्रेकर बना हो, इसका मतलब वहां रेजिस्टेंस लगा नहीं है, मतलब उस तार के अंदर ये प्रॉपर्टी है, ऐसा मत सोचना कि यहीं से रेजिस्टेंस है, ये पूरे वायर में ये प्रॉपर्टी है कि वो करंट को क्या करेगी, इसमें बहने वाली करंट को, फ्लो को अपोज करेगी, क्या करेगी, अपोज। तो ये हो गया रेजिस्टेंस का सिंबल। अच्छा एक बात और बता दूं, सुनो इधर ध्यान से सभी लोग, अगर ऐसे बना हो तो ये बोलते हैं इसको क्या, कांस्टेंट रेजिस्टेंस, क्या बोलते हैं, यानी जो ओम्स लॉ को फॉलो करते होंगे, जो ओम्स लॉ ओमिक कंडक्टर्स में आए होंगे, ओमिक नॉन ओमिक में तो ओम्स लॉ लगता नहीं, यानी उनका रेजिस्टेंस बदल सकता है ना, ओमिक कंडक्टर्स के लिए रेजिस्टेंस हमेशा क्या होता है, कांस्टेंट, बताया था ना अभी। और नॉन ओमिक के लिए अगर हम बात करें तो कुछ रेजिस्टेंस ऐसे होते हैं जिनकी वैल्यू चेंज होती रहती है, जिनकी वैल्यू दिख रहा है, हाँ बढ़िया दिख रहा है, जिनकी वैल्यू चेंज, तो उसके ऊपर हम लगाते हैं एरो, और उसके ऊपर आर नहीं लिखते, बोलो क्यों, क्योंकि इसकी वैल्यू पता ही नहीं है, आर मतलब वैल्यू, तो इसे बोलते हैं वेरिएबल रेजिस्टेंस, क्या बोलते हैं, वेरिएबल रेजिस्टेंस। और जिस सब्सटेंस में रेजिस्टेंस की प्रॉपर्टी होती है, क्या बोला, जिस कंपोनेंट में या जिस कह सकते हो कि मटेरियल में रेजिस्टेंस की प्रॉपर्टी होती है, उसे हम बोलते हैं रजिस्टर, क्या बोलते हैं, रजिस्टर, है ना, रजिस्टर की प्रॉपर्टी रेजिस्टेंस। समझ में आया मेरी बात को, जल्दी से ऐसे नोट कर लो, और आपके पास 10 मिनट का ब्रेक है, ब्रेक ले लीजिए और फिर अपना दूसरा टॉपिक स्टार्ट करेंगे, ठीक है, ठीक है। तो कंडक्टर हो गया, रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर। एक क्वेश्चन लिखो जरा, बताते हैं, एक क्वेश्चन लिखिए सभी लोग, बोल रहा हूँ, ठीक है। व्हाट इज what is the resistance of a conductor, what is the resistance of conductor through which, what is the resistance of conductor through which a current of, what is the resistance of conductor through which a current of 0.5 ampere 0.5 ampere flows through 0.5 एम्पियर फ्लोज, केवल लिखो, थ्रू मत लिखो, 0.5 एम्पियर फ्लोज when a potential difference of 2 volt is applied, when a potential difference of 2 volt is applied, potential difference of 2 volt is applied across its end, across its end। शुरू कर जाओ, लगाओ इसको तुरंत। हाँ रेजिस्टेंस, व्हाट इज द रेजिस्टेंस बोल रहा है, रेजिस्टेंस निकालना है ना, ये आपके सीबीएसई में आया हुआ क्वेश्चन है,
है ना, ये आपके सीबीएसई में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। तो फॉर्मूला बेस्ड 1 मार्क क्वेश्चन जो होते हैं वो ऐसे ही होते हैं, डायरेक्ट आपको पॉइंट टू पॉइंट पूछ लिया जाता है, ठीक है। और एक क्वेश्चन, ये क्वेश्चन अकेला नहीं आया, ये क्वेश्चन ऐसे आया है, एक्सप्लेन ओम्स लॉ, है ना, 1 मार्क्स। फिर उसके बाद तुमसे पूछा गया व्हाट इज 1 ओम। 1 ओम क्या होता है? 1 ओम देखो यहाँ से बन सकता है ना, अगर इसे मुझे 1 ओम करना है तो ये भी कितना होना चाहिए 1 वोल्ट, और ये भी कितना होना चाहिए 1 एम्पियर होना चाहिए। यानी 1 ओम इज सेड टू बी द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द कंडक्टर व्हेन द करंट फ्लोइंग थ्रू दैट कंडक्टर इज 1 एम्पियर एंड पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट एंड्स इज 1 वोल्ट। लिख सकते हो ना, when the potential difference across the ends of conductor is 1 volt and current flowing through it 1 ampere, then resistance offered by the conductor will be 1 ohm। लिख सकते हो ना, तब उसमें कितना रेजिस्टेंस ऑफर्ड करेगा कंडक्टर 1 ओम करेगा, ठीक है। अब फिर तीसरा क्वेश्चन तुमसे ये पूछा गया ये न्यूमेरिकल, ठीक है। तो कैसे करना होगा, क्या क्या गिवन है पहले वो लिखना होगा। देखो बेटा गिवन में क्या क्या गिवन है, हमको रेजिस्टेंस निकालना है, करंट दे रखी है, करंट की वैल्यू कितनी दे रखी है 0.5 एम्पियर, वोल्टेज यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस कितना दिया है 2 वोल्ट, ओके। और 2 फाइंड में क्यों क्या करना है, 2 फाइंड में हमको क्या करना है रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर, यानी R निकालना है हमको। क्या निकालना है R निकालना। तो क्या होगा, बच्चा जानता भाई ओम्स लॉ, क्या ओम्स लॉ होता ना ये भाई, ओम्स लॉ का ओम्स लॉ के लिए बताया था, ओम बाबा ने हमको बताया था V/I = R होता है। क्यों बच्चा पार्टी, V/I = R होता है। तो V कितना दिया है 2 वोल्ट, ये दिया है 0.5 एम्पियर, पॉइंट हटेगा ऊपर 20 हो जाएगा, नीचे 4 हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो कितना 4 क्या 4 ओम, क्या आ गया 4 ओम। बोलो कैसी रही, क्या बहुत टफ क्वेश्चन था ये, क्या कठिन न्यूमेरिकल है, बहुत इजी न्यूमेरिकल है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग अपने इसी क्रम में आगे। रेजिस्टेंस का सिंबल बता दिया, रेजिस्टेंस को किसी सर्किट में कैसे लगाया जा सकता है ना, एडिशनल रेजिस्टेंस हम लोग कैसे लगा सकते हैं। तो रेजिस्टेंस को लगाने के 2 तरीके होते हैं, क्या बोला मैंने, रेजिस्टेंस को लगाने के 2 तरीके होते हैं। इन तरीकों को बोलते हैं बेटा हम कॉम्बिनेशंस। क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, ठीक है। पहला कौन सा कॉम्बिनेशन होगा, दैट इज सीरीज कॉम्बिनेशन। क्या चीज, जिसमें टोटल रेजिस्टेंस जो तुम्हें इंडिविजुअल रेजिस्टेंस तुमने लगा रखे हैं, मान लो 2 ओम 3 ओम 5 ओम, इसको तुमने 1 by 1 ऐड कर दिया, मतलब कह सकते हो कनेक्ट कर दिया, तो इसका टोटल को बोलते हैं इक्विवेलेंट। क्या बोलते हैं, क्योंकि टोटल वर्ड कभी भी हम बोलते हैं तो मन में हमारे क्या घूमता है, सम कर देना। तो यहाँ टोटल ना बोल के हम क्या बोलते हैं इक्विवेलेंट। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या आएगा, सबको ऐड कर दो, सबको ऐड कर दो, ठीक है। अगर दूसरा कॉम्बिनेशन कौन सा होता है बेटा, पैरेलल कॉम्बिनेशन। क्या होता है, पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है 1/R, R मींस इक्विवेलेंट, क्या इक्विवेलेंट ऑफ रेजिस्टेंसेस, R2 + 1/R3 ऐसे सो ऑन, ये कर दो। लेकिन इसका प्रूफ भी तुम्हारे सिलेबस में कभी कभी पूछ लेता है, तो हाँ कैसे करते हैं सिखाते हैं। देखो इधर पहला हम करते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन पहली बात तो पहचानते कैसे हैं बेटा, समझो वो कॉम्बिनेशन जिसमें जो करंट हो, क्या हो, क्या हो, करंट हो, है ना, सब में क्या हो, सारे रेजिस्टेंसेस में सेम हो, तो उसे कौन सा कॉम्बिनेशन कहेंगे, सीरीज कॉम्बिनेशन कहेंगे। या उस ब्रांच में रेजिस्टेंस किस में होंगे, सीरीज कॉम्बिनेशन में होंगे, ठीक है। एक तरीका ये भी होता है कि सीरीज कॉम्बिनेशन को ध्यान रखते समय एनोड टू कैथोड, कैथोड टू एनोड, एनोड टू कैथोड, ये काम करते हैं, ठीक है। एनोड मतलब वो प्लस माइनस पता है ना, प्लस माइनस वाला सेम। अगर हम बात करें इसका सर्किट डायग्राम, क्या बना है, अच्छा इसमें करंट सेम होती है, 3 ही चीजें तुमको पढ़नी है, I, V और R। R को थोड़ी देर के भूल जाओ, I और V, जिसमें I सेम हो तो V डिफरेंट हो जाएगा, दैट इज सीरीज कॉम्बिनेशन। जिसमें V सेम हो तो I डिफरेंट हो जाएगा, दैट इज पैरेलल कॉम्बिनेशन। P फॉर पोटेंशियल, P फॉर पैरेलल, यानी वहां पैरेलल में पोटेंशियल सेम हो जाएगा, बात समझे। C फॉर करंट, और C बोलते समय C निकल रहा है मुंह से, तो सीरीज है ना, सीरीज में करंट कांस्टेंट, ठीक है। अब समझना, जो चीज बदल रही हो, क्या बोला, इसमें क्या चीज सेम है, करंट, तो बदल क्या रही है, वोल्टेज। तो इसी के टर्म में, बदलने वाली चीज के टर्म में फॉर्मूला बनाया करो। क्या बोला, बदलने वाली चीज के टर्म्स में फॉर्मूला बनाया करो। जैसे हम एक सर्किट बना लें फॉर एग्जांपल, तो एक रेजिस्टेंस ये है, एक रेजिस्टेंस ये है, एक रेजिस्टेंस ये, 3 केस कर ले। इसको मैंने एक बैटरी से क्या कर दिया है,
कनेक्ट कर दिया, यहाँ पर एक स्विच लगा दी है, इस बैटरी का वोल्टेज कितना है V। सर्किट को सॉल्व करने का एक बहुत ही शॉर्टकट मेथड बता रहे हैं, जब ये V लिखा करो तो ये V वोल्ट पे हो जाएगा और ये 0 वोल्ट पे, तो ये पूरा V पर हो गया और ये पूरा। अब ये तीनों रेजिस्टेंस जिसकी वैल्यू कितनी R1 R2 और R3, इन तीनों का पोटेंशियल टोटल कितना है V है। इन तीनों का टोटल पोटेंशियल कितना है V है। आया V? नहीं समझ आया? यानी घटा के देखते हैं ना पोटेंशियल डिफरेंस। लेकिन अगर हम बात करें यहाँ से यहाँ तक का पोटेंशियल कितना होगा, V होगा क्या? नहीं, क्या होगा V1 वो मान ले रहे हैं, इसको हम मान ले रहे हैं V2 यहाँ तक का, और तीसरे वाले रेजिस्टेंस का मान ले रहे हैं V3। अगर करंट की बात करें तो प्लस से करंट निकलती है, ये करंट ऐसे जाएगी, ये करंट ऐसे जाएगी, वही करंट इसमें जाएगी, वही करंट इसमें जाएगी, वही करंट इसमें जाएगी, वही करंट इसमें जाएगी और वापस घूम के बैटरी में आ जाएगी। क्या करंट सब में सेम है? बताया करंट क्या रहता है? सेम। देखो सब में सेम है, यानी पहले वाले रेजिस्टेंस से कितनी करंट है I, दूसरे वाले रेजिस्टेंस से जाने वाली करंट I, तीसरे वाले रेजिस्टेंस से भी जाने वाली करंट I। तो अगर मैं इन सबको हटा के एक रेजिस्टेंस लगाना चाहूँ, क्या करना लगाना चाहूँ? एक रेजिस्टेंस, तो इक्विवेलेंट मुझे लगाना पड़ेगा। अगर बैटरी वही है अभी भी, बैटरी को चेंज ठीक है, इन तीनों की जगह मैं क्या लगाना चाहूँ? केवल एक रेजिस्टेंस लगाना चाहूँ, तो वो रेजिस्टेंस, अच्छा वोल्टेज फिर से वही, ये V है तो ये कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 0। तो अब इसका टोटल वोल्टेज कितना है? टोटल A और इसके बीच का वोल्टेज तो V था ना, तो अभी वो वही, बस रेजिस्टेंस हटा के मैंने कितने लगा दिए? एक। इस R की वैल्यू मैं चाहता हूँ, इस R की वैल्यू मैं चाहता हूँ। तो सिंपल सा काम, मैंने क्या बोला, उसके टर्म में फॉर्मूला बनाओ जो बदल रहा हो। तो बाई ओम्स लॉ, बाई ओम्स लॉ क्या होता है? V/I बराबर R। किसके टर्म में फॉर्मूला बनाना है? जो चीज चेंज हो रही हो, V चेंज हो रही ना, तो V के टर्म में फॉर्मूला बनाओ, V = IR, दैट इज अवर इक्वेशन नंबर 1। इसके लिए बना लिया, ठीक है। इसमें करंट कितनी है? करंट भी वही रहेगी, बोलो है ना। अब इसके लिए आ जाओ, फर्स्ट रेजिस्टेंस के लिए बनाओ, फॉर फर्स्ट रजिस्टर, फर्स्ट रेजिस्टेंस के लिए बनाओ। तो V कितना है पहले वाले के लिए? V1 है, I तो सेम है, R कितनी है? दैट इज अवर इक्वेशन नंबर 2। फॉर सेकंड रेजिस्टेंस के लिए बनाओ, देखो फॉर सेकंड रेजिस्टेंस के लिए बनाओ, तो V2 = IR2, दैट इज अवर क्वेश्चन नंबर 3। फॉर थर्ड रेजिस्टेंस के लिए बनाओ, थर्ड रेजिस्टेंस थोड़ा स्पीड बढ़ा लें, IR3, ये हो गए हमारे फोर्थ रेजिस्टेंस, बोलो है ना। ऐसे और लगा होता तो औरों के लिए बना लेते। अच्छा अब एक बात बताओ, यहाँ से यहाँ तक का वोल्टेज कितना V है पूरा, मतलब 30 वोल्ट। तो पहले वाले ने खाया 10 वोल्ट, बचा कितना 20। दूसरे वाले ने खाया मान लो 12 वोल्ट, बचा कितना 8। तीसरे वाले ने 8 वोल्ट खाया, बचा कितना 0। अगर सबके, जैसे मम्मी ने, मान लो घर पे मम्मी ने 15 रोटियां बनाई और 3 भाई लोग हैं ये लोग, है ना। पहले वाले ने मान लो 10 रोटी खा ली, कितनी बची 5। दूसरे वाले ने 3 खा ली, कितनी बची। तीसरे वाले ने 2 खा ली, कितनी बची 0। अगर जिसने जितनी रोटी खाई उनको जोड़ दें तो क्या मम्मी ने जितनी रोटी बनाई थी वो पता चल जाएगा हमको। तो अगर मैं जितना जितना खाया है इन लोगों ने, V1 खाया, रेजिस्टेंस का काम होता है वोल्टेज को खाना। इसने कितना खाया V1, इसने कितना खाया, इसने कितना खाया, तो क्या इनको जोड़ दें तो टोटल वोल्टेज पता चल जाएगा कितना खाया इनिशियल टू फाइनल, बस है। तो V बराबर टोटल वोल्टेज कितना हो जाएगा, टोटल PD पोटेंशियल डिफरेंस, V बराबर V1 + V2 + V3 हो जाएगा ना। तो V1 कितना है भाई साहब, अभी निकाला तुमने, V1 कितना है IR1, V2 कितना है, V3 कितना है, और V भी निकाल चुके हैं IR। क्या कुछ कॉमन हो रहा है? I कॉमन हो गया, R1 R2 R3, I से I चली गई, I से I नहीं, I से I चली गई, तो कितना बच गया R बराबर R1 + R2 + R3। क्या यही था? तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस किसका, रजिस्टर्स का, जो किसमें कनेक्ट है, सीरीज में। द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ रजिस्टर्स कनेक्टेड इन सीरीज कॉम्बिनेशन इज इक्वल टू द सम ऑफ इंडिविजुअल रेजिस्टेंसेस। क्या बोलेंगे, सम ऑफ इंडिविजुअल। सम कर दिया ना केवल, बोलो समझ में आया। जल्दी से नोट करो, फिर सवाल भी कराने हैं, फिर पैरेलल समझा दें, जल्दी से नोट कर लो, ठीक है। अब देखो पैरेलल वाला कैसे होगा, सीरीज की जगह पर पैरेलल में P फॉर पैरेलल, P फॉर पोटेंशियल डिफरेंस। तो यहां पर क्या होगा, PD सेम होगा सब में, पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा। तो क्या चेंज हो जाएगी,
करंट और फॉर्मूला उसके टर्म में बनाना होता है जो चीज चेंज हो रही। तो अब यहाँ पर थोड़ा सा बदलेगा मामला, क्या करेंगे, मामला यहाँ पर बदलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, थोड़ा सा इसको इधर लिख दूँ, पीडी क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। अब देखो यहाँ से हमने एक रेजिस्टेंस ये जोड़ा, एक पैरेलल का मतलब समझते हो ना, जिसकी लेफ्ट, सबकी लेफ्ट एक से जुड़ी हो, राइट भी एक से, मतलब एनोड से एनोड जुड़ा हो, कैथोड से कैथोड जुड़ा हो। तो ये हो गया तुम्हारा R1 R2 R3। अच्छा एक बात बताओ, यहाँ से यहाँ तक का पोटेंशियल डिफरेंस कितना था, V। तो ये वाला किससे जुड़ा है, V से। ये किससे जुड़ा है, तो इसका भी कितना हो गया, V तो हुआ। अगर एनोड और कैथोड के बीच की पॉइंट सेम है तो उनके बीच का पोटेंशियल भी सेम होगा। इसका पोटेंशियल कितना हुआ, V तो हुआ, और इसका पोटेंशियल भी कितना हुआ, V। लेकिन करंट के बारे में थोड़ा ध्यान रखो, करंट ये आई यहाँ पर पहुंची, क्या उसको तीन रास्ते दिख रहे हैं, तो करंट इसमें भी जाएगी I1, इसमें भी जाएगी I2, और इसमें भी जाएगी I3। ये I1 करंट यहाँ चल के आई, ये I2 करंट यहाँ चल के आई, ये I3 यहाँ, फिर से I1 I2 I3 मिलेंगे, I1 I2 और I3 मिलेंगे तो I बन जाएगी। यानी मैं कह सकता हूँ I कुछ नहीं है, I1 I2 और I3 का सम है ना टोटल करंट। बात समझे। तो क्या चीज चेंज हो रही है, करंट चेंज हो रही है। पहली ब्रांच में करंट अलग है, दूसरी ब्रांच में अलग है, तीसरी ब्रांच में अलग है। अगर इन तीनों को हटा के एक रेजिस्टेंस लगा तो यही सर्किट फिर से बनेगा, पक्का। चलो शुरू करते हैं कहाँ से, ओम्स लॉ से। ओम्स लॉ ये होता है, लेकिन फॉर्मूला उसके टर्म में बनाना होता है जो चीज, क्या चीज चेंज हो रही है। तो आई इधर भेजो, आर इधर लाओ, तो आई बराबर क्या होगा, V अपॉन आर। तो पहले वाले के लिए बनाओ जरा, पहले वाले में करंट कितनी, पहले वाले में करंट कितनी, I1, V तो सब में सेम है R1। दूसरे वाले में बताओ जरा, I2, V सब में सेम है R2। तीसरे वाले में बताओ I3, V सब में सेम है R3। तो अब यहाँ पर टोटल PD नहीं निकालेंगे, क्या निकालेंगे, टोटल करंट। टोटल करंट का फॉर्मूला बताओ जरा, आई बताया था, I बराबर I1 प्लस I2 प्लस I3। हो जाएगा नहीं हो जाएगा, पक्का, क्यों हो जाएगा नहीं हो जाएगा। अब अगर I की वैल्यू देखो तो हम निकाल चुके हैं, क्या है, V बाई R। इसकी हो जाएगी V बाई R1, इसका हो जाएगा V बाई R2, इसकी हो जाएगी V बाई R3। कुछ कॉमन हो रहा है, कुछ कॉमन हो रहा है, V कॉमन हो रहा है सर, R1 R2 R3। देखो V से V हो गया कैंसिल, तो क्या बच जाएगा, 1 अपॉन R, 1 अपॉन R1, 1 अपॉन R2, 1 अपॉन R3। अच्छा इसकी लैंग्वेज कैसे लिखोगे, लैंग्वेज ये क्या, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, किसका, रेजिस्टेंस कनेक्टेड इन पैरेलल द, और लेकिन ये इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस नहीं आया, उसका रेसिप्रोकल आया। तो द रेसिप्रोकल ऑफ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कनेक्टेड इन पैरेलल कॉम्बिनेशन इज इक्वल टू द सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ इंडिविजुअल रेजिस्टेंस। देखो सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ इंडिविजुअल रेजिस्टेंसेस, समझ में आया। जल्दी से इसको नोट कर लो, हो गया। देखो इधर यहाँ पर अब इसका एक कुछ सवाल हो जाए, हैं सेक्शन बी में इसका क्वेश्चन आता है, ठीक है। हटाएं 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 हटाएं, क्या चीज, ओ भाई साहब बस एक चीज याद रखो, सीरीज में करंट सेम, पैरेलल में पोटेंशियल डिफरेंस सेम, बस इतना याद रखो। एक सवाल आता है सेक्शन बी में, उसको देखो, एक सर्किट डायग्राम है तुम्हारे पास, क्या चीज, देखो यहां बनाता हूं, एक सर्किट डायग्राम है तुम्हारे पास, ये 10 ओम है, ये 50 ओम है, ठीक है, ये 30 ओम। क्योंकि ये रिवीजन सीरीज है तो ऐसा नहीं मैं बेसिक वाला पहले सवाल उठाऊं फिर हार्ड लेवल तक ले जाऊं, मैं इसमें वो क्वेश्चन को डील करूंगा जो तुम्हारे सिलेबस, जो तुम्हारे क्वेश्चन पेपर में आए हैं, ठीक है, हाँ जो कल आएंगे अगर इजी नंबर में आएंगे तो यही आएंगे, ठीक है। तो ये कनेक्टेड है बेटा विद एन एमीटर, है ना, थ्रू एमीटर विद अ बैटरी, ठीक है, समझो देखो ऐसे कनेक्टेड है, 0.0 बहुत सही, क्या बात है, ये दिख रहा है, विजिबिलिटी है, हाँ दिख रहा है। मैं एक काम करता हूँ, ये चीज ब्लू से लिखता हूँ, देखो ओ आप बताओगे, आप एमीटर के वो साइन बताओ, पोलैरिटी वाले, कहाँ, नीचे प्लस
ऊपर माइनस, चलो सही है। ये दिए तुमको 6 वोल्ट की। अब इसमें कैलकुलेट क्या करना है, कैलकुलेट करना है टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट एंड करंट फ्लोइंग थ्रू एमीटर, यानी रीडिंग ऑफ एमीटर निकालो, रीडिंग ऑफ एमीटर निकालिए और फिर क्या निकालना है आपको, पहले करंट, पहले टोटल रेजिस्टेंस बताओ इसका, क्या बताना है, टोटल रेजिस्टेंस बताना है, टोटल मतलब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, और फिर बताना है एमीटर की रीडिंग, मतलब कितना करंट एमीटर से पास होगा वही उसको रीड कर लेगा, है ना। करो 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 बताओ क्या चीज 0.3 एम्पियर एमीटर की रीडिंग, है ना। तो कैसे किया मैंने इसको, देखो सबसे पहले नेमिंग कर देते हैं, क्या कर देते हैं, नेमिंग। 10 ओम हो गया R1, R2 कितने ओम हो गया 50 ओम, और R3 कितना हो गया 30 ओम। जरा ध्यान से देखें, अगर हम एक चीज बनाएं, अगर यहाँ से करंट हम चलाएं, कहाँ से, बैटरी के पॉजिटिव से, तो करंट यहाँ जाएगी। अच्छा कौन सी करंट एमीटर में जा रही है, I, तो मेरे को I निकालना है, I निकल आएगी मतलब वही एमीटर की रीडिंग है। ये I यहाँ पहुंचेगी, तो क्या ये I दो करंट में बटी, I1 और I2, बोलो है ना। अच्छा ध्यान देखो, इसमें कौन सी करंट जा रही है, इसमें कौन सी करंट जा रही है I1, इसमें भी कौन सी जाएगी I1। जिसमें करंट सेम होती है वो आपस में सीरीज होते, तो ये दोनों आपस में सीरीज है, मतलब R1 और R2 आपस में सीरीज है, R1 एंड R2 आर इन सीरीज कॉम्बिनेशन, किसमें, सीरीज कॉम्बिनेशन में। तो इसके लिए फॉर्मूला क्या लगेगा बेटा, इसके लिए फॉर्मूला लगेगा R डैश का। R डैश क्यों लिख देते हैं, R डैश इसलिए लिख देते हैं जब फाइनल आंसर आएगा तब हम उसे R कहेंगे। तो R डैश का फॉर्मूला क्या होगा, R डैश का फॉर्मूला होगा R1 प्लस R2, क्योंकि इसको मैंने क्या माना है R1, इसको माना है R2, इसको लेट कर लिया था R3। तो कितना होगा 10 प्लस 50 ओम दैट इज इक्वल टू 60 ओम, बोलो है ना, ये R डैश। अब जरा ध्यान से देखो, ये सर्किट कुछ ऐसा बन गया होगा, अगर मैं दोबारा बनाना चाहूँ, नहीं तो कोई आवश्यकता नहीं है, अगर मैं दोबारा बनाना चाहूँ तो इस सर्किट में क्या होगा, एक ये R डैश लग गया और एक ये 30 ओम वाला लग गया R3, और ये बैटरी लगी है, ये एमीटर यहाँ लगा ही लगा है, ठीक है। तो ये दोनों आपस में किस में दिख रहे हैं, पैरेलल दिख गया ना। तो क्या लिखेंगे, R डैश एंड R3 आर इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। इधर देखिए पैरेलल कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला क्या होता है, 1/R इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2। लेकिन तुमको हम और एक इजी चीज बताते हैं, क्या बताते हैं, सुनो इधर, वो फॉर्मूला सही है, 1/ क्या लगाओगे पैरेलल के लिए, 1/R इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2। लेकिन एक तरीका और, पहले क्या करोगे, वैल्यू रखोगे, एलसीएम लोगे, सॉल्व करोगे, फिर जो आंसर आएगा उसको फ्लिप करोगे, मतलब पलटोगे। लेकिन रेसिप्रोकल करने में बहुत से बच्चे क्या करते हैं, पूरा सॉल्व कर देते हैं, लास्ट में रेसिप्रोकल करना भूल जाते हैं, है ना। तो एक उससे बचने के लिए एक तरीका बता रहे, जब कभी भी दो रेजिस्टेंस का पैरेलल निकालना हो, क्या निकालना हो, दो रेजिस्टेंस का पैरेलल कॉम्बिनेशन निकालना हो, तो आप सीधे फॉर्मूला यूज करो ये वाला, एलसीएम लोगो वही आएगा, देखना क्या फॉर्मूला होता है। अब टोटल आंसर आएगा ना R बराबर R1 इंटू R2 अपॉन R1 प्लस R2। ये फॉर्मूला आप लगा सकते हो दो रेजिस्टेंस, लेकिन हमारे पास R1 की जगह कौन है, R1 की जगह कौन है R डैश, और R2 की जगह कौन है R3। तो हमारा फॉर्मूला क्या हो जाएगा, क्यों बेटा, हमारा फॉर्मूला क्या हो जाएगा, पहला रेजिस्टेंस इंटू दूसरा रेजिस्टेंस डिवाइड बाई पहला रेजिस्टेंस प्लस दूसरा रेजिस्टेंस, ये कर लेंगे ना। तो अब इसमें वैल्यू पुट करो बेटा, R डैश की वैल्यू 60 प्लस 30, 60 प्लस 30 कितना हो गया ऊपर, 60 इंटू 30 अपॉन 60 प्लस 30, ऊपर कितना हो गया 1800, नीचे कितना हुआ 0 0, ये से ये कट गया, कितना 20 ओम आया। तो ये हमारा पहले पोर्शन का आंसर हो गया 20 ओम। अगर हमें करंट निकालनी है, करंट निकालनी है तो टोटल रेजिस्टेंस कितना, ओम्स लॉ कहता है ओम्स लॉ कहता है जिस जगह की तुम्हें VIR, समझ लो इधर, जिस जगह की में तुम्हें VIR में से किसी एक चीज का वैल्यू निकालना है, बची हुई दो चीजें तुमको पता होनी चाहिए। इस पूरे सर्किट की मुझे क्या निकालनी है, करंट, तो इस पूरे सर्किट का रेजिस्टेंस पता होना चाहिए, पूरे सर्किट का रेजिस्टेंस कितना है, इस पूरे सर्किट का वोल्टेज पता होना चाहिए कितना है, ठीक है। तो R तुम्हारा आ गया 20 ओम और V तुम्हारा आ गया, मतलब दिया है 6 वोल्ट, V दिया है 6 वोल्ट। तो बताओ यहाँ पर करंट कितनी होगी, बाई ओम्स लॉ, बाई ओम्स लॉ, ओम्स लॉ होता है V/I इक्वल टू R। अपन को तो निकालनी है करंट, क्या निकालनी है,
करंट, तो करंट बराबर क्या हो जाएगा, करंट बराबर V अपॉन R। V कितना दिया है सर्किट में 6 वोल्ट, और रेजिस्टेंस कितना अभी भी निकाला हमने 20। क्या इसको सॉल्व करो, कितना आया, कितना 3/10 हो गया, ये काटो तो 3/10, एक पॉइंट शिफ्ट कर लो 0.3 एम्पियर। तो बखूबी के साथ ये सेक्शन बी का तुम्हारा सवाल सॉल्व हुआ। एक क्वेश्चन और देते हैं, ट्राई मारो, ठीक है। एक क्वेश्चन देखिए, ये भी आपका मतलब इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में है और ये आ सकता है, ठीक है, पॉसिबिलिटी है इस क्वेश्चन के आने की। मैं क्वेश्चन बोल रहा हूँ, उसको लिखिए, है ना, और बताइए क्या वास्तव में क्वेश्चन इजी है या टफ है, ठीक है। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि शो हाउ वुड यू ज्वाइन 3 resistors, each of resistance 9 ohm, each of resistance 9 ohm, so that the equivalent resistance of the combination is, so equivalent resistance of the circuit is, पहला वाला है 13.5 ओम हो जाए और दूसरा है 6 ओम हो जाए, ठीक है। मतलब समझो मेरे, इस क्वेश्चन का मतलब समझे बेटा, इस क्वेश्चन का मतलब ये है कि आपके पास 3 रजिस्टर्स हैं, 3 ऐसे मटेरियल जिनको पास करंट रोकने की प्रॉपर्टी, अपोज करने की प्रॉपर्टी है, और तीनों के रेजिस्टेंस कितने कितने हैं, 9 ओम 9 ओम 9 ओम, क्या चीज 9 ओम 9 ओम 9 ओम, तीनों के 9 ओम 9 ओम 9 ओम है। अब इन तीनों को हम कैसे जोड़ें कि हमारा जो नेट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ जाए वो कितना आ जाए। तो अगर मैं तीनों को एक साथ जोड़ देता हूं, तीनों को सीरीज में, तो सीरीज में क्या होता है बेटा, तीनों ऐड हो जाते हैं, तो 9 9 9 ऐड होकर कितना आएगा 27। आंसर तो नहीं आ रहा। तीनों को अगर पैरेलल में जोड़ देते हैं तो 9 1/9 1/9 यानी 3/9, 9/3 करोगे तो 3 ओम आ जाएगा। तो यार तो क्वेश्चन यार गलत है फिर तो इसकी कॉम्बिनेशंस बनाओ। क्या बनाओ, 3 को कैसे जोड़ सकते हो। 3 का पहला तरीका ये, तीनों को एक साथ जोड़ो सीरीज में। दूसरा तरीका ये, तीनों को पैरेलल जोड़ो। तीसरा तरीका सिखाते हैं, 2 को सीरीज और 1 को, मतलब 2 को पैरेलल और 1 को सीरीज में जोड़ो, कर सकते ना। और चौथा तरीका क्या है, 2 को सीरीज और 1 को उसके पैरेलल में जोड़ो। चलो चेक करो, यदि पहले और दूसरे कॉम्बिनेशन से तो नहीं आया ना, तीसरा कॉम्बिनेशन पकड़ो।